हेलो एनिमे लवर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आपने अभी तक सीजन 3 का एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो। वीडियो का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और जैसा कि हमने पहले देखा था, जिनो कोजल पे सवार होकर जिन्हा के स्कूल की तरफ काफ़ी तेज़ी से निकल चुका था। इधर जिन्हा पे एक मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी उसके अंदर से जिनो का शैडो सोल्जर निकल के आ जाता है और एक ज़बरदस्त पंच मार के उस मॉन्स्टर को स्कूल से बाहर फेंक देता है। फिर जिन्हा के अंदर से 2 और शैडो सोल्जर निकल के आ जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लगते हैं और बाकी बचे मॉन्स्टर्स को भी वो काफ़ी आसानी से मार देते हैं। वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि ये मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर को क्यों मार रहे हैं। जिन्हा भी शॉक हो गई थी, उसे लग रहा था कि जिन्हो वहाँ आ गया है। इसके बाद हमें दिखता है कि डंजन का गेट अब पूरी तरीके से खुल चुका हुआ होता है और हमें उस डंजन का बॉस दिखाई देता है, जिसे कुछ मॉन्स्टर ये बता रहे होते हैं कि कुछ हाई ऑर्क मॉन्स्टर इंसानों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब वो जिनों के शैडो सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह सुन के बॉस बोलता है कि तुम लोग सिर्फ 3 हाई ऑर्क मॉन्स्टर को भी डिफीट नहीं कर पा रहे हो और खुद को एक हाई ऑर्क वॉरियर बोलते हो। फिर वह अपनी तलवार निकालता है और बोलता है ले चलो मुझे उनके पास। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वह ए रैंक डंजन दिखाई देता है, जहाँ जिनो ने बैरू को छोड़ के आया था पार्क की टीम की हेल्प करने के लिए। वहाँ बैरू और उसके बाकी के सोल्जर मिलके काफ़ी बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, जिसे देख के पार्क की टीम काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। उन्हें लग रहा होता है कि शैडो सोल्जर का दिमाग ना सटक जाए और हमें ही एनिमी समझ के हम पर अटैक ना कर दे। वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि यह रेड कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर छोड़ के भाग जाना चाहिए। लेकिन वो लोग रेड को छोड़ के भाग नहीं सकते थे, क्योंकि बाहर काफ़ी सारे लोग और मीडिया के रिपोर्टर्स भी थे। अगर वो लोग बाहर गए तो उन्हें उनसे डील करना पड़ेगा और उनके गिल्ड की रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि कंटिन्यू करना ही सही होगा। आखिरकार यह बस कुछ ही समय की तो बात है, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। तभी पार्क के सामने बैरू आ जाता है और वह एक मॉन्स्टर का सर काट के उसके पैरों के नीचे फेंक कर चला जाता है। कुछ सेकंड के लिए तो दोस्तों पार्क की लिटरली फट ही जाती है। तभी बाकी के हंटर्स वहां आ जाते हैं और पार्क से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और ये भी पूछते हैं क्या हमें इन एंड्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं। जिस पे पार्क बोलता है कि पहले तुम लोग ये देखो, उसने जो सर ला के दिया है वो एक हाई रैंक नाइट का था, जिसे हमें मारने में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन उसने एक ही सेकेंड में मार दिया। और पार्क बताता है कि हाई रैंक मॉन्स्टर के अंदर मैजिक कोर निकलता है और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और हमें यह बिना किसी मेहनत के ही मिलने वाला है, वो भी बहुत सारा। तो क्या अब भी तुम लोग इस रेड को छोड़कर भाग जाना चाहते हो। वो इतना बोल ही रहा होता है कि बाकी हंटर्स पार्क को वहीं छोड़कर शैडो सोल्जर को फॉलो करने लगते हैं, वो भी बिना किसी ऑर्डर के। और उल्टा पार्क को बोलते हैं आप उधर क्या कर रहे हो, गिल्ड मास्टर जल्दी चलिए वरना पीछे रह जाओगे। पार्क बेचारा सोचने लगता है कि ये क्या ही लालची टीम मेंबर्स मिले हैं मुझे। इसके बाद सीन वापस से जिन्हा के स्कूल पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि फाइनली डंजन का बॉस जिनो के शैडो सोल्जर के सामने आ चुका था। बाकी के मॉन्स्टर उसके लिए चेयर कर रहे होते हैं। फिर वो अपनी तलवार से जिनो के शैडो सोल्जर पे अटैक करता है। जिनो के शैडो सोल्जर उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेते हैं और यह देख के बॉस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है मानना पड़ेगा तुमने मेरी शॉट को ब्लॉक कर दिया, लेकिन अभी भी तुम बहुत वीक हो। और यह बोल के वो जिनो के शैडो सोल्जर को बीच से काट देता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो फिर से रीजनरेट हो रहा है। यह देख के वह सोचने लगता है कि क्या यह कोई स्पेल है। इसके बाद वह फिर बार बार उन लोगों को काट रहा होता है, लेकिन वह बार बार रीजनरेट होते जा रहे होते हैं। बॉस उनको हज़ारों बार काट चुका था, पर वह हर बार रीजनरेट होते जा रहे थे। अब हमें दिखता है कि उसके माइंड में बार बार ह्यूमंस को मारने का कमांड मिल रहा होता है, लेकिन वह इन मॉन्स्टर्स में ही उलझा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। उसके माइंड में जो आवाज़ चल रही होती है उससे उसका सर फटा जा रहा था। वो सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी फाइट ख़त्म करनी होगी। तभी उसे समझ में आ जाता है कि यह लोग मैजिक से कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें जो कंट्रोल कर रहा है उसी को मार दूँ, फिर वह लोग अपने आप ही मर जाएंगे। वह जिन्हा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जिन्हू के शैडो सोल्जर उसे घेर लेते हैं। तो वह बॉस अपने ऑर्स को ऑर्डर देता है कि उन शैडो सोल्जर पे कंटिन्यू अटैक करने के लिए, क्योंकि जब वो रीजनरेट होते हैं तब वो पावरलेस होते हैं। इसके बाद सारे हाई ऑर्स मिलके उन तीनों शैडो सोल्जर को घेर के अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उनसे फाइट करने में बिजी हो जाते हैं और वो बॉस इस बात का फ़ायदा उठाकर जिन्हा पे अटैक कर देता है
और उसका सर पकड़ के उसे उठा ले जाता है और बोलता है कि तुम ही इन ऑर्स को कंट्रोल कर रही हो ना, मैं तुम्हारे अंदर से मैजिक सेंस कर सकता हूँ। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा था कि उस बॉस मॉन्स्टर तक के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह जिना को छोड़ देता है। वह आसमान में देखता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है, वह भी काफ़ी गुस्से में। उसके बाद वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ स्मोक फैल जाता है और तभी जिना नोटिस करती है कि उसके सर पे किसी का हाथ है और वह सर उठा के ऊपर देखती है तो जिन्नू होता है जो उसे बोलता है कि तुम अब सेफ हो। और इसके बाद स्मोक हटने पे वो बॉस मॉन्स्टर देखता है कि सामने कोई बहुत ही पावरफुल इंसान खड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वो बॉस जिनो को अपना नाम वगैरह बताने लगता है और बोलता है मैं रेड ब्लड क्लैन का लीडर हूँ। लेकिन जिनो पूरे गुस्से में होता है और उसकी तरफ उंगली करके बोलता है तुम चुप रहो और शांति से वहीं खड़े रहो। मतलब भाई साहब इतनी गंदी बेइज्जती इस सीन में तो लिटरली गूज़बम्स आ रहे होते हैं। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको वो फील करवा पाऊँ जो मैं फील कर पा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको भी इस सीन में गूज़बम्स आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं समझ जाऊँ कि मैं अकेला नहीं फील कर रहा हूँ। खैर इसके बाद जिनो जाकर जिन्हा को हक करता है और बोलता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिना भी जिनू को पकड़ के रोने लगती है। जिना को रोते देख जिनू और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इग्रिस को बुला के बोलता है कि तुम थोड़ी देर जिना का ख्याल रखना। फिर जिनू अपने कुछ शैडो सोल्जर को समन करता है और उनको बोलता है कि तुम बाकी स्टूडेंट को भी स्कूल से बाहर ले जाओ। इसी बीच उनमें से एक मॉन्स्टर आगे बढ़ने की कोशिश करता है अटैक करने के लिए, लेकिन जिनू पूरे गुस्से में उसकी तरफ देख के बोलता है कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट को स्कूल से इवैक्यूएट करने में शैडो सोल्जर की मदद करने लगते हैं। इधर डंजन का बॉस जिनो से बोलता है अच्छा तो वो इमोर्टल तुम्हारे सोल्जर थे, और वो पूछता है कि तुम आखिर कौन हो और तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे आती है। लेकिन जिनो उससे कोई रिप्लाई नहीं देता है, बस गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। यह देख के बॉस मॉन्स्टर समझ जाता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने में, इसलिए वह अपनी आर्मी को जिनो पे अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर सब मिलकर जिनो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर को तो मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, इसलिए वह सबसे पहले जिनो पे अटैक करता है, लेकिन जिनो उसकी उंगलियों को घुमा के तोड़ देता है और फिर उसका हाथ पकड़ के और ज़ोर से 360 डिग्री घुमा के ज़मीन पे पटक देता है। फिर उसको घसीटते हुए आगे ले जाता है और अपने एक पैर से उसके सर को मसल देता है, वो भी चींटियों की तरह। मतलब भाई साहब इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है। जिनो का गुस्सा देखने लायक था। मुझे नहीं लगता है कि मैंने इससे पहले जिनो को इतने गुस्से में कभी देखा है। अगर आपको भी कोई ऐसा सीन याद हो जिसमें जिनो इससे भी ज़्यादा गुस्से में हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद ये देख के बाकी के मॉन्स्टर की तो फट जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन बस एक सेकंड में, सिर्फ एक ही सेकंड में जिनो उन सब का काम तमाम कर देता है और अब सारे मॉन्स्टर मर चुके होते हैं, सिर्फ बॉस को छोड़ के। यह सब कुछ इतना फास्ट होता है कि बॉस भी कंफ्यूज हो जाता है। आखिर यह बंदा एक सेकंड में मेरी पूरी आर्मी को कैसे मार सकता है। उसकी तो फट के 4 हो जाती है दोस्तों। फिर जिनो बिना टाइम वेस्ट किए बॉस मॉन्स्टर का सर पकड़ के उसे दीवार में दे मारता है और गुस्से में पूछता है तुम लोग आखिर क्यों इंसानों को मारते फिरते रहते हो, आखिर क्या मिलता है तुम्हें उन्हें मार के। जिस पे मॉन्स्टर बोलता है हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली आवाज़ आती है जो इंसानों को मारने के लिए कहती है। तो जिनो बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मुझे देखकर आवाज़ नहीं आती क्या। लेकिन उस मॉन्स्टर की सारी हेकड़ी निकल गई होती है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जिनो गुस्से में बोलता है मेरे सवालों का जवाब दो पहले, क्या तुम्हें मुझे मारने के लिए आवाज़ नहीं आती है। लेकिन वो बार बार बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, जिस पर जिनो अपना टाइगर निकालता है और कहता है मुझे लगा ही था तुम्हारा दिमाग भी मुझे ह्यूमन नहीं समझता, लेकिन अब यह मैटर नहीं करता है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। हालांकि यह समझने की भूल मत करना कि मेरे माफ़ करने के प्रोसेस में तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। इतना बोल के जिनो उसे मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस ए रैंक गेट में, जहाँ नाइट गेट वाले बेरू की मदद से काफ़ी तेजी से डंजन क्लियर करते हुए बॉस रूम तक पहुँच गए थे। वहाँ उनका सामना अनडेड आर्मी के बॉस से होता है और उसके साथ 10 डेथ नाइट भी होते हैं। उनका बॉस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये बात पार्क भी फील कर पा रहा था कि वो क्लियरली एक एस रैंक हंटर के बराबर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उस बॉस को डिफीट कर पाना इम्पॉसिबल था। और हमें दिखता है कि उनके बीच से काफ़ी सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर भी आ रहे थे, मतलब अब भी वो बाहर नहीं जा सकते थे।
उन ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक हंटर वहाँ अपना स्किल यूज़ करके दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन वो कहता है मैं इसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक पाऊँगा। सारे नाइट गिल्ड वालों की हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ फुल स्वैग में आ जाते हैं हमारे बैरू भाई। वो डंजन का बॉस बैरू को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मोनार्च का पर्सनल शैडो आर्मी आखिर हम पर क्यों अटैक करना चाहता है। इस पर बैरू बोलता है हमारे किंग ने हमें चुना है, लेकिन वो मॉन्स्टर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं खुद पर्सनली जाके शैडो मोनार्च से बात करूँगा। लेकिन बैरू उसकी बातों को इग्नोर करके सीधा अटैक कर देता है और अपना एक हाथ उसके चेस्ट में घुसा देता है और बोलता है तुम जिंदा रहोगे तो तब बोलोगे ना। और इसके बाद उसके चेस्ट से एक क्रिस्टल निकाल के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉस तुरंत मर जाता है और उसके साथ जितने भी डेड नाइट्स और ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होते हैं वो भी मर जाते हैं। यह सब देख के नाइट गिल्ड वाले भी शॉक हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बैरू ने सिर्फ एक अटैक से इतना पावरफुल बॉस को डिफीट कैसे कर दिया। पार्क भी बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि वह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं पता था। अगर ऐसा है तो हंटर जिनू को डंजन के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसके समन से ही अकेले डंजन को क्लियर कर देंगे। पार्क सोच रहा होता है कि इन स्ट्रॉन्ग समन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर लगती होगी और जिनू के पास तो पूरी आर्मी है, इसका मतलब वह अकेला ही हमारी कंट्री के बड़े बड़े गिल्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी पार्क को एक आइडिया आता है। वो अपने मैनेजर को बोलता है हमें हंटर जिनो के गिल्ड के साथ अलायंस के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिनो को हमारे गिल्ड की ज़रूरत है। लेकिन उसका मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है आज के रेड में जो हुआ उसे देख के आपको सच में लगता है कि हंटर जिनो को हमारे गिल्ड की ज़रूरत है। जिस पर पार्क बोलता है लगता है तुम लॉ भूल गए हो, किसी भी डंजन में एंट्री करने के लिए मिनिमम 10 हंटर की टीम होना चाहिए और समन्स को हंटर में काउंट नहीं कर सकते, जिसका मतलब जिनू को मैन पावर की ज़रूरत है जो हम लोग उसे प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमें ना फाइट करना होगा और ना ही किसी तरीके का रिस्क होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ऐसी सोच सही में दोस्तों ये नाइट गिल्ड वाले तो सारे लालची ही हैं। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां अब फाइट खत्म हो चुकी थी और स्कूल के बाहर सारे लोग एम्बुलेंस में होते हैं जो घायल स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट इस इंसिडेंट में तो मारे भी गए थे, तो उनके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, मतलब चारों तरफ मातम छाया हुआ था। फिर हमें चेयरमैन और जिनू दिखाई देते हैं जो एक कार में होते हैं। चेयरमैन जिनू को बोल रहे होते हैं इस इंसिडेंट में काफ़ी स्टूडेंट मारे गए हैं, लेकिन यह कैजुअलिटी और भी ज़्यादा होती अगर तुम वहाँ नहीं पहुँचते। तुमने फिर से एक बहुत अच्छा काम किया। फिर वो अपना फ़ोन जिनू को देते हैं और उसे एक डाटा दिखाते हैं कि कैसे लास्ट 6 मंथ में कुछ ज़्यादा ही गेट्स खुलने लगे हैं। हालांकि सरप्राइजिंग बात तो ये है कि सिर्फ गेट्स के नंबर ही नहीं इंक्रीज़ हुए हैं, बल्कि अब पहले से ज़्यादा लोगों की पावर अवेकन होती जा रही है और हंटर की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई यह सब परफेक्टली बैलेंस कर रहा हो। फिर चेयरमैन जिनू को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और बोलते हैं जापान, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और भी बड़े बड़े नेशन तुम्हें अपने देश में बुलाना चाहते हैं और मुझे पता है कि कुछ लोग तुमसे ऑलरेडी कांटेक्ट भी कर चुके हैं। अब तक इनमें से हंटर एसोसिएशन वालों के पास तो कोई राइट नहीं है उन्हें रोकने का, लेकिन क्या तुम प्लीज़ मुझे इतना बता सकते हो कि तुम साउथ कोरिया को छोड़ के तो नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जैसे टैलेंटेड हंटर को साउथ कोरिया लूज़ नहीं कर सकता। हमारे पास तो वैसे ही हंटर्स की कमी है और अब तो गेट्स भी पहले से ज़्यादा खुलने लगे हैं। जिस पर जिनो बोलता है ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, क्या आप मुझे हाई रैंक डंजन गेट्स में अकेले जाने की परमिशन देंगे। जिस पे चेयरमैन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम चाहते हो कि किसी भी डंजन में एंट्री करने के लिए मिनिमम बंदों की रिक्वायरमेंट हटा दूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। जिनू बोलता है हाँ, क्या पॉसिबल हो सकता है। जिस पे चेयरमैन बोलते हैं यह पॉसिबल भी नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो तुम। इसके बाद जिनू कार से निकल के चला जाता है। इधर हमें जिनू दिखाई देता है जो ए रैंक हंटर से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे आज जिन गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। वो हंटर एक्चुअली में जिनू की कज़न होती है और वह एक सेलिब्रिटी थी और बहुत ही पॉपुलर थी, इसलिए उसे डंजन रेड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी जिनू बोलता है एक बार तुम हमारे ऑफिस में आके हमारे गिल्ड मास्टर से बात कर लो। बस इसके बाद वह ऑफिस में आ जाती है और जिनू उसे जिनवो से मिला देता है। इसके बाद वह शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये हंटर संग जिनवू का गिल्ड है।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे सामने जिन्वू है। जिसपे जिन्नू बोलता है, इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है, तुम खुद एक सेलिब्रिटी हो। जिन्नू भी हल्का शॉक होता है कि यह एक ए रैंक हंटर है। फिर वो उसे बोलता है गिल्ड से रिलेटेड सारे डिटेल्स तुम्हें जिन्नू बता देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में, जहां चेयरमैन बाकी एसोसिएशन मेंबर को जिन्नू के रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे होते हैं और उसके लिए लॉ चेंज करने की बात कर रहे हैं। बट इस चेंज को लेकर के बाकी के मेंबर तैयार नहीं हो रहे होते हैं और सब बोलने लगते हैं कि जिन्नू एक एक्सपीरियंस हंटर नहीं है। और वो बोलते हैं कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम हंटर जिन्नू को स्पेशल ट्रीटमेंट दें जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ज्यादा स्ट्रांग है। जिसपे चेयरमैन बोलते हैं हाँ, मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ क्योंकि वो स्ट्रांग है और हम उसका डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तो कोई और दूसरी कंट्री वाले उसका डिमांड फुलफिल कर देंगे। हम लोग दोबारा एक स्ट्रांग हंटर को नहीं खो सकते हैं। लास्ट टाइम हम डोंगसू जैसे टैलेंटेड हंटर को अमेरिका वालों ने हमारे नाक के नीचे से ले गए थे। अगर हम इस बार भी वही गलती करेंगे तो हंटर जिन्नू को भी खो सकते हैं। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू और जिन्नू दिखाई देते हैं जो कि एक गेट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके साथ कोई और नहीं होता है, बस कुछ शैडो सोल्जर होते हैं, जिसका मतलब था कि जिन्नू को अब अकेले रेड में जाने की परमिशन मिल गई थी। जहां पर चेयरमैन का मैनेजर जिनचुल भी होता है जो उन सब शैडो सोल्जर का माना नाप रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसके सारे शैडो सोल्जर भी बी रैंक या उससे ऊपर के हैं, जो कि किसी भी रेड में एंट्री करने की रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि रेड में जिनचुल भी उनके साथ जाने वाला था क्योंकि यह चेयरमैन का ऑर्डर था। वो यह कंफर्म करना चाहते थे कि जिन्नू का रेड सच में सेफ होता है क्या और क्या उसे किसी हंटर की सच में जरूरत नहीं है, मतलब क्या वह अकेले ही काफी है या नहीं। जिन्नू बोलता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें कुछ टाइम बाद डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां जिनचुल अंदर की फाइट देख के हक्का बक्का रह जाता है। उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि यह सब चीजें पॉसिबल कैसे है, आखिर कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और यह सब वो जिन्नू के शैडो सोल्जर को फाइट करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। जिन्नू ने तो अब तक कुछ भी नहीं किया था, उसके शैडो सोल्जर ही सारे मॉन्स्टर को मार रहे थे। जिन्नू को तो एक उंगली उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसके बाद हमें दिखता है कि कुछ एंट सोल्जर मरे हुए मॉन्स्टर को खा रहे होते हैं। जिन्नू उन्हें किक मारता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है इसके अंदर के मैजिक क्रिस्टल कितना कीमती होते हैं। फिर हमें दिखता है कि जिन्नू के कुछ शैडो सोल्जर माइनिंग का काम भी कर रहे होते हैं। लगे हाथ जिनचुल यह सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा था कि कोई हंटर इतना पावरफुल है जो अकेला ही अपने दम पर एक ए रैंक गेट को इजीली क्लियर कर सकता है और मॉन्स्टर की बॉडी को रिट्रीट करने से लेकर के माइनिंग तक अकेले करने की कैपेबिलिटी रखता हो, जैसे वो कोई वन मैन आर्मी हो। फिर हमें दिखता है कि वो लोग उस डंजन के बॉस के पास पहुंच गए थे, जिन वो अपने सारे समन्स को वापस बुला लेता है। वो बॉस से खुद फाइट करने अकेले जा रहा होता है। यह देख के जिनचुल जिन्नू से पूछता है तुम्हारे शैडो सोल्जर तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अकेले बॉस को डिफीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम खुद फाइट करने क्यों जा रहे हो। जिसपे जिन्नू अपना डैगर निकालता है और बोलता है अगर सब कुछ मैं उन पर छोड़ दूंगा तो मेरी स्किल कैसे इम्प्रूव होगी। फिर वो आगे बढ़ता है और अपने एक ही अटैक में उस बॉस को डिफीट कर देता है, जिसके बाद जिन्नू का लेवल वगैरह बढ़ जाता है और कुछ स्किल भी अपग्रेड हो जाती है। जैसे अब शैडो एक्सचेंज वाले स्किल का काउंटडाउन 3 घंटे से घटकर 2 घंटे का हो गया था। फिर जिन्नू उस बॉस को अराइज बोलता है और उसका शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वो नोटिस करता है कि उसका रैंक इलाइट नाइट का होता है, मतलब टस्क के जैसा, लेकिन उसका लेवल 13 होता है। तो इसका मतलब वो टस्क से थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। पर वह ये भी नोटिस करता है कि शैडो बनने के बाद उसका साइज पहले से छोटा हो गया था, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर वह उसका नाम जीमा रख देता है और फिर उस डंजन से निकलने की तैयारी करने लगता है। जिसके बाद हमें दिखता है कि गेट के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं। वो लोग देखते हैं कि गेट से कोई मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। हमें दिखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि टस्क होता है, जो कि उस डंजन के बॉस मॉन्स्टर की डेड बॉडी लेकर के आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है मीडिया वाले फोटो लेना शुरू कर देते हैं और टस्क भी स्माइल करके पोज वगैरह देने लगता है। इसके बाद हमें दिखता है कि जिनचुल ये सारी रिपोर्ट जाकर चेयरमैन को दे रहा होता है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, मतलब उसने एक दिन में इतना सब कुछ देख लिया था जो आज तक उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। चेयरमैन भी शॉक हो जाते हैं ये सुन के और बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे लेवल का कोई हंटर भी यह सब देख के सरप्राइज हो जाता। इस पर जिनचुल बोलता है सर मैंने अभी अभी जो देखा है
वो रेड नहीं था, बल्कि वो एक वन साइडेड स्लॉटर था। किसी भी मॉन्स्टर को अटैक तो छोड़ो, एक उंगली उठाने का भी मौका नहीं दिया जा रहा था। इतना स्ट्रॉन्ग है जिन्वू संग और उसकी आर्मी। चेयरमैन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो जाके। फिर हमें दिखता है कि चेयरमैन भी जिन्वो के बारे में सोच के स्माइल कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा डिसीजन गलत नहीं था। जिन्वो खुद में ही एक गिल्ड है और वो ये सोच रहे होते हैं कि अब बहुत जल्दी वो कोरिया नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर बन सकता है। तभी सीन जापान के टोक्यो शहर में शिफ्ट होता है, जहां सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और हमें दिखता है कि आसमान में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गेट ओपन हुआ है जो कि पूरे टोक्यो को घेर रखा है। आज तक इतना बड़ा गेट किसी ने नहीं देखा था। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या यह सच में कोई गेट है या फिर दुनिया का अंत। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होता है। वैसे दोस्तों आज का एपिसोड 3 थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों के लिए ज़्यादा डिटेल्स कवर किया है। अगर आपको मज़ा आया है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस में बनाता रहूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि पहले की तरह शॉर्ट वीडियोस बने तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।